हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने 5th चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। एक्चुअली दूसरे देशों के लोगों को अगर इटली के महान कलाकारों द्वारा बनाए गए पेंटिंग्स, स्कल्पचर और बिल्डिंग्स को देखना होता था तो उन्हें इटली आना पड़ता था। लेकिन अगर रिटन वर्ड की बात की जाए, यानी जो इटली में फेमस लिखे हुए चीज होते थे उसकी बात की जाए, तो इनको पढ़ने के लिए लोगों को यहाँ नहीं आना पड़ता था, बल्कि यहाँ के लिखे हुए चीज ही बुक के फॉर्म में दूसरे कंट्री तक जाया करते थे। और ऐसा 16th सेंचुरी के ग्रेट रिवॉल्यूशन की वजह से हो पाया, जो कि था टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग। इस टेक्नोलॉजी को यूज करके किसी भी चीज को आसानी से प्रिंट करके दूसरे देशों तक पहुंचाया जा सकता था। और ऐसे टेक्नोलॉजी के लिए यूरोपियंस चीन और मंगोल के कर्जदार थे, क्योंकि पहले इन्हीं लोगों को इस टेक्निक के बारे में पता चला। और जब यूरोपियंस के ट्रेड और डिप्लोमेट्स ने इनके साथ व्यापार करना शुरू किया, तब जाके इस टेक्निक के बारे में जान पाए। इसी सेम प्रोसेस से यूरोपियंस को फायर आर्म, कंपास और एबाकस के बारे में भी पता चला। अगर पहले की बात की जाए, जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तब लोग अपने हाथों से ही चीजों को कॉपी किया करते थे, जिसके वजह से वो बहुत ही कम बुकों की छपाई कर पाते थे। पर 1415 में एक जर्मनी के जोहानेस गिटनबर्ग, जिन्होंने पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, उन्होंने बाइबल की 150 कॉपी छापी थी। और जितने देर में इन्होंने 150 कॉपी छाप दी थी, उतने देर में एक मॉन्क सिर्फ एक ही कॉपी छाप पाता था। इससे आप समझ सकते हो कि उस समय प्रिंटिंग प्रेस का कितना महत्व था। 15th सेंचुरी तक बहुत से क्लासिकल टेक्स्ट थे, जो कि ज्यादातर लैटिन लैंग्वेज में हुआ करते थे और जिनको इटली में प्रिंट किया गया था। इस प्रिंटिंग प्रेस से लोगों को बहुत से फायदे भी हुए थे, जैसे हर किसी के लिए ये प्रिंटेड बुक अवेलेबल होने लगी थी, और क्योंकि ये सस्ते मिलते थे इसलिए इनको खरीदना भी आसान हो गया था। और स्टूडेंट्स को बुक प्रोवाइड होने लगी थी, जिसकी वजह से उनको पहले की तरह टीचर के लेक्चर वाले नोट पे डिपेंड नहीं होना पड़ता था। पहले के मुकाबले अब आइडिया, ओपिनियन और इन्फॉर्मेशन भी तेजी से फैल रहा था। लोग घर में आराम से अकेले में बुक पढ़ा करते थे, क्योंकि ये बुक्स इजीली अवेलेबल होने लगी थी मार्केट्स में। इन सारी चीजों से हुआ ये कि लोगों में पढ़ने की आदत डेवलप्ड हो गई। और इटली में ह्यूमनिस्ट कल्चर, जो कि 15th सेंचुरी तक आज तक तेजी से फैल रहा था, उसका मेन कारण था प्रिंटेड बुक, जो कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से सर्कुलेट हो सकता था। इन सारे चीजों से हमें ये पता चलता है कि क्यों पहले के कुछ इंटेलेक्चुअल मूवमेंट कुछ खास क्षेत्रों तक ही सीमित रह जाते थे, क्योंकि पहले के समय ये प्रिंटिंग प्रेस था ही नहीं जो कि इन सारे मूवमेंट को अलग जगहों पे पहुंचाए। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। एक्चुअली ह्यूमनिस्ट कल्चर यानी कि मानवतावाद की संस्कृति में बहुत से फीचर थे, जिसमें से एक ये था कि अब लोगों के जीवन में रिलीजियस कंट्रोल कम हो गया था और इटालियन लोग अब मटेरियल वेल्थ यानी कि धन संपत्ति, पावर और गौरव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। पर ऐसा नहीं था कि लोग अब पूरी तरह से अधर्मी हो गए थे, बल्कि वो धर्म को मानते थे पर उस पर पूरा निर्भर नहीं रहते थे। और फ्रांचेस्को बार्बरो, जो कि वेनिस के एक ह्यूमनिस्ट थे, इन्होंने एक पैम्पलेट यानी कि पुस्तिका लिखा था, जिसमें इन्होंने बताया था कि धन संपत्ति को प्राप्त करना एक विशेष गुण है जो कि सबके पास नहीं होता है। फिर हमें लोरेंजो वल्ला के बारे में बताया गया है, जिनका ये मानना था कि हिस्ट्री की पढ़ाई एक इंसान को परफेक्ट लाइफ जीने के लिए प्रेरित करती है। इन्होंने अपनी बुक ऑन प्लेजर में क्रिश्चियन धर्म के पुरोहितों को क्रिटिसाइज भी किया है, क्योंकि ये लोग ऐसे लोगों पर रोक लगाया करते थे जो कि एक लग्जरियस और खुशहाल लाइफ जीना चाहते थे। इस समय के लोग एक अच्छे व्यवहार की तरफ भी अपना दिलचस्पी दिखाया करते थे कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसा पोलाइटली बोलना चाहिए और कौन से स्किल सीखना चाहिए और कौन सा नहीं। ह्यूमनिज्म का मतलब एक ये भी था कि एक व्यक्ति पावर और मनी के अलावा दूसरे तरीकों से भी अपने जीवन को एक सही रूप दे सकता है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है द इंस्पिरेशन ऑफ वुमेन। अगर आप देखोगे तो वुमेन्स को इंडिविजुअलिटी और सिटीजनशिप के विचारों से दूर रखा गया था, और एरिस्टोक्रेसी यानी कि उच्च वर्ग के परिवारों के मैन जो होते थे उन्हीं का पब्लिक लाइफ पे डोमिनेशन होता था, और वही लोग फैमिली के मेन डिसीजन भी लिया करते थे। उस समय के लोग अपने सिर्फ बेटे को ही पढ़ाया करते थे ताकि वो अपने फैमिली के बिजनेस और जीवन के आम जिम्मेदारी को संभाल सके। कभी कभी तो ये लोग अपने घर के छोटे बेटे को धार्मिक ज्ञानों के लिए चर्च भेज दिया करते थे।
और यहाँ जब शादी हुआ करती थी तब लड़की की तरफ से मिले हुए दहेज लड़का अपने फैमिली बिजनेस में लगाया करता था। इसके बावजूद भी लड़की को ये अधिकार नहीं था कि वो अपने पति के बिजनेस के कामों में सलाह दे सके। कई बार तो एक फैमिली दूसरे फैमिली से शादी करता ही इसलिए था ताकि उनके बिजनेस रिलेशन मजबूत हो जाए। और यदि कोई फैमिली अपने बेटी के लिए पर्याप्त दहेज नहीं जुटा पाता था तो उस लड़की को क्रिश्चियन मठ में नन यानी कि भिक्षुनी या फिर सन्यासी का जीवन बिताने के लिए भेज दिया जाता था। कुल मिला के एक महिला का योगदान सामाजिक जीवन में बहुत ही कम होता था, क्योंकि लोग इन्हें समझते ही ये थे कि ये सिर्फ अपना घर संभाल सकती है और कुछ नहीं। लेकिन मर्चेंट यानी कि व्यापारियों के घर की महिलाओं की स्थिति देखा जाए तो इन ऊंचे घर की महिलाओं से बिल्कुल अलग था। जैसे एक दुकानदार की पत्नी उनके कामों में हमेशा हेल्प किया करती थी, और अगर कोई व्यापारी और साहूकार किसी काम से बाहर चले जाते थे तो उनकी पत्नियां ही उनके अनुपस्थिति में उनका व्यापार संभाला करती थी। और अगर किसी व्यापारी का कम उम्र में ही मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नियां उसके काम को बढ़ाने के लिए पब्लिक लाइफ में भी अहम भूमिका निभाती थी। पर ऐसा ऊंचे घर के औरतों को परमिशन नहीं दिया गया था। इटली में कुछ महिलाएं बहुत ही इंटेलिजेंट और क्रिएटिव थी और कुछ तो ह्यूमनिस्ट एजुकेशन को भी लेके बहुत ही सेंसिटिव हुआ करती थी। जैसे कसेंड्रा फेडेले, जो कि वेनिस की रहने वाली एक स्कॉलर थी। उन्होंने लिखा था कि महिलाओं को शिक्षा ना तो पुरस्कार देती है और ना ही सम्मान देती है, फिर भी हर महिलाओं को सभी तरह की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और सीखनी चाहिए। और जो लोग ये सोचते थे कि एक महिला ह्यूमनिस्ट स्कॉलर बनने वाली गुण कभी भी अचीव नहीं कर सकती है, ऐसे विचारों पे इन्होंने सवाल भी उठाए थे। एक्चुअली कसेंड्रा का नाम ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज के विद्वान के रूप में जाना जाता था। इनको पोदुआ यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए भी बुलाया गया था। अगर हम इनके लिखे हुए चीज को पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि उस समय के लोग शिक्षा को बहुत ही महत्व देते थे, और ये उन लेखकों में से एक थी जिन्होंने रिपब्लिक को क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि रिपब्लिक फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को बहुत ही कम डिफाइन कर रहा था। फिर हमें इजाबेल द ईस्ट के बारे में बताया गया है। दरअसल हुआ ये था कि जब उनके पति नहीं थे तो उन्होंने ही अपने राज्य को संभाला था और रूल किया था। वैसे इनका राज्य था तो छोटा, पर इन्होंने इसको इतना काबिल बना दिया था कि वो स्टेट अपने इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस की वजह से जाना गया। वुमेन द्वारा जितने भी लिखे हुए चीज थे उसमें उन्होंने बताया था कि एक वुमेन के पास इकोनॉमिक पावर, प्रॉपर्टी और एजुकेशन होनी चाहिए ताकि वो इस पुरुष प्रधान समाज में अपना एक पहचान बना सके। अब जो हमारा टॉपिक है वो है डिबेट विद इन द क्रिश्चियनिटी। एक्चुअली ट्रेड और ट्रैवल करके मिलिट्री कॉन्टेस्ट और डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्ट से इटली के टाउन और कोर्ट्स दूर दूर के देशों से संबंध बना रहे थे, और इन दूर दरार के देशों के जो पढ़े लिखे और थोड़े अमीर लोग थे उन्होंने ना सिर्फ इटली के न्यू कल्चर यानी ह्यूमनिस्ट कल्चर को पसंद किया बल्कि उसे अपनाया भी। पर इस कल्चर के जो आइडिया थे वो ऑर्डिनरी पीपल के पास बहुत ही कम पहुंच रही थी, क्योंकि ये ना ही पढ़ पाते थे और ना ही लिख पाते थे। हालांकि 15th सेंचुरी से 16th सेंचुरी के शुरुआत तक नॉर्थ यूरोपियन की यूनिवर्सिटी के बहुत से स्कॉलर्स इस आइडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए, और इटालियन स्कॉलर्स की तरह ही इन्होंने भी ग्रीक और रोमन के क्लासिकल टेक्स्ट और क्रिश्चियन हॉली बुक यानी कि बाइबल की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। पर जहां इटली में प्रोफेशनल स्कॉलर डोमिनेट कर रहे थे ह्यूमनिस्ट कॉन्सेप्ट और मूवमेंट को, वहीं नॉर्थ यूरोप में चर्च के लोग भी इस ह्यूमनिज्म यानी कि मानवतावादी के तरफ अट्रैक्ट हुए, और इन्होंने दूसरे क्रिश्चियन को बताया कि आपको अपना धर्म का पालन पुराने ग्रंथों के तरीकों से करनी चाहिए, और साथ ही में अननेसेसरी रिचुअल्स यानी कि बेकार के रीति रिवाजों को त्यागने की भी बात की है, क्योंकि इनका कहना ये था कि हमारे रिलीजन एक सिंपल रिलीजन था और बाद में ये अननेसेसरी रिचुअल्स जोड़े गए थे। कुछ फिलोसोफर दूर रहने वाले भगवानों पे विश्वास रखते थे और मानते थे कि उन्हीं ने ह्यूमंस को बनाया है, और इन भगवान ने एक मनुष्य को अपना जीवन फ्रीली जीने का आजादी भी दी है। कुछ क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट जैसे कि इंग्लैंड के थॉमस मोर और हॉलैंड के अरास्मस का ये मानना था कि चर्च एक लालची और साधारण लोगों को बात बात पर लूटने वाली एक इंस्टीट्यूशन बन गई है।
और इन्होंने बताया है कि इनका लूटने का सबसे आसान तरीका था इंडल्जेंस, जो कि एक डॉक्यूमेंट था और इसको लेने के लिए ये कहा गया था कि अगर कोई इंसान इसको खरीद लेता है तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे। और फिर जब क्रिश्चियन लोगों ने बाइबल के लोकल लैंग्वेज में प्रिंटेड बुक को पढ़ा, तब उन्हें पता चला कि उनका धर्म तो ऐसे प्रथाओं और डॉक्यूमेंट को परमिट ही नहीं करती है। और जब लोगों को इनके बारे में पता चला तो यूरोप के लगभग हर भाग के किसानों ने चर्च के द्वारा लगाए गए टैक्स का विरोध किया। इसके साथ साथ एक रूलर भी अपने राजकाज के कामों में चर्च की दखलंदाजी से चिढ़ते थे। 1517 में एक जर्मन यंग मॉन्क मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट एक कैंपेन लॉन्च किया और इस बात पर आर्ग्यूमेंट किया कि किसी भी व्यक्ति को भगवान से कनेक्टेड होने के लिए प्रीस्ट यानी कि पुरोहितों की जरूरत नहीं है। और उन्होंने अपने फॉलोअर्स को आदेश दिया कि वो सिर्फ भगवान पे अपना पूर्ण विश्वास रखे, क्योंकि केवल उनका विश्वास ही उन्हें एक अच्छे जीवन की ओर ले जा सकता है और उन्हें स्वर्ग में प्रवेश दिला सकता है। इस मूवमेंट को प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कहा गया। इस मूवमेंट के कारण जर्मन और स्विट्जरलैंड के चर्च ने पॉप और कैथोलिक चर्च से अपना संबंध खत्म कर दिया। स्विट्जरलैंड में मार्टिन लूथर के विचारों को उल्रिक झिविंगलिंग और जैन कैल्विक्स ने पॉपुलर बनाया और व्यापारियों का समर्थन मिलने के कारण ये रिफॉर्मर्स की पॉपुलैरिटी शहरों में ज्यादा थी, जबकि गांव में कैथोलिक चर्च का प्रभाव बरकरार रहा। और दूसरे जर्मन रिफॉर्मर्स जैसे कि एनाबेस्टिस, जो कि बहुत ही रेडिकल यानी कि हिंसकवादी थे, उनका मानना ये था कि स्लेवेशन यानी कि मोक्ष का आइडिया ही सोशल ऑपरेशन यानी कि अत्याचार को खत्म कर सकता है। उनका कहना ये भी था कि क्योंकि भगवान ने सभी इंसानों को एक जैसा बनाया है, इसीलिए उनसे टैक्स लेने का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए और उन्हें अपना पुरोहित चुनने का भी अधिकार होना चाहिए। इस पूरे ही मूवमेंट में फ्यूडलिज्म द्वारा तरसाए गए पीजेंट लोगों ने भाग लिया था, पर मार्टिन लूथर इस रेडिकलिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो जानते थे कि इससे सिर्फ वॉयलेंस क्रिएट होगा, इसीलिए वो जर्मन रूलर्स को इस पीजेंट रिबेलियन को सप्रेस यानी कि दबाने के लिए बोला। 1525 में उन्होंने रोका भी, पर पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए। अब इंग्लैंड के शासकों ने पोप के साथ अपना संबंध तोड़ दिया था और ये राजा रानी खुद चर्च के प्रमुख बन गए थे। यहाँ तक कि कैथोलिक चर्च इन विचारधाराओं के प्रभाव से अछूत नहीं रहे और उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारना शुरू किया, जिसमें इटली और स्पेन के चर्चमैन ने सिंपल लाइफ और गरीबों की सेवा पर जोर दिया। और स्पेन में इन प्रोटेस्टेंट लोगों को रोकने के लिए इग्नेशियस लोयोला ने सोसाइटी ऑफ जीसस नाम के एक संस्था को स्थापित किया और इनके फॉलोअर जैसियुस्ट कहलाते थे। इनका ध्यान पुअर लोगों की सेवा करना और दूसरे कल्चर के नॉलेज को समझने में था। अब जो हमारा टॉपिक है वो है द कोपरनिकन रिवॉल्यूशन। पहले के क्रिश्चियन लोगों का ये मानना था कि सारे मनुष्य ही पापी हैं, पर बाद में इस कॉन्सेप्ट पे सवाल उठाया गया साइंटिस्ट के द्वारा। अगर देखा जाए तो यूरोपियन साइंस में टर्निंग पॉइंट कोपरनिकस के काम के साथ आया, जो कि मार्टिन लूथर के कॉन्टेम्पररी यानी कि टाइम पीरियड के थे। एक्चुअली क्रिश्चियन लोगों की दो विचारधाराएं थी। पहला ये कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है और इस पाप के बोझ के कारण ही अर्थ मूव करना बंद कर दिया है, और दूसरा ये कि यूनिवर्स में अर्थ बीच में है और उसके आसपास दूसरे सेलेस्टियल बॉडी घूम रहे हैं। हालांकि कोपरनिकस ने ये दावा किया था कि अर्थ और दूसरे सारे प्लैनेट सन के अराउंड रोटेट करते हैं, पर क्योंकि वो खुद एक निष्ठावान क्रिश्चियन थे, इसीलिए वो इस बात से डर रहे थे कि उनकी इस नई खोज की वजह से परंपरावादी क्लर्जीमैन का रिएक्शन कैसा होगा। यही वो कारण था कि उन्होंने अपने मैन्युस्क्रिप्ट द रिवॉल्यूशनिबस, जिसमें उन्होंने अपने सारे कॉन्सेप्ट और थ्योरी को लिखा था, उसको छपवाना ही नहीं चाहा। पर जब उनकी मृत्यु होने वाली थी तब उन्होंने अपने एक फॉलोअर जुआचिम रेटिकस को ये मैन्युस्क्रिप्ट दे दिया। हालांकि उनके सारे कॉन्सेप्ट और आइडिया को समझने में लोगों को थोड़ा समय लगा, और बाद में लगभग हाफ सेंचुरी के बाद एस्ट्रोनॉमर्स जोहान्स केपलर और गैलीलियो गैलीली ने अपने लिखे हुए चीजों से हेवन यानी कि स्वर्ग और अर्थ के बीच के अंतर को बताया। केपलर ने अपने ग्रंथ क्रोज़मोग्राफिकल मिस्ट्री में कोपरनिकस के सन सेंटर सिस्टम को पॉपुलर बनाया और प्रूफ किया कि
प्लैनेट्स सन के चक्कर तो लगाते हैं पर सर्कुलर पाथ पे नहीं बल्कि इलिप्स पाथ पे। और गैलीलियो ने अपने बुक द मोशन में डायनेमिक वर्ल्ड के विशेषताओं को बताया है। पर साइंस के दुनिया में सबसे बड़ा क्रांति तब आता है जब न्यूटन ने ग्रेविटी के थ्योरी को बताया। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है रीडिंग द यूनिवर्स। गैलीलियो ने एक बार इस बात पे ध्यान दिया था कि बाइबल स्वर्ग जाने के रास्ते के बारे में बात तो करती है, पर ये स्वर्ग किस तरीके से काम करता है और कैसे यहाँ तक पहुँचना है इसके बारे में ज्यादा कुछ बताती नहीं है। और इसी तरह के बहुत सारे विचारों ने हमें ये बताया कि किसी भी चीज का नॉलेज विश्वास पर नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर आधारित होती है। जैसे जैसे इन साइंटिस्ट ने नॉलेज को पाने का रास्ता दिखाया वैसे वैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत तेजी से एक्सपेरिमेंट और इन्वेस्टिगेशन होने लगी। और फिर हिस्टोरियंस ने मैन और नेचर के नॉलेज के इस नए दृष्टिकोण को साइंटिफिक रिवॉल्यूशन कहा। इन सारे ही चीजों से हुआ ये कि जो लोग भगवान को नहीं मानते थे उन्होंने ये माना कि दुनिया को भगवान नहीं बल्कि नेचर ने बनाया है। यहाँ तक कि वो लोग जो भगवान को मानते थे उन्होंने अपने भक्ति को बरकरार रखने के लिए एक ऐसे भगवान पे विश्वास करने लगे जो कि इस दुनिया से बहुत ही दूर रहते थे, जो कि इस मटेरियल वर्ल्ड को डायरेक्टली रेगुलेट नहीं करते थे। फिर 1617 में पेरिस एकेडमी और 1662 में लंदन में द रॉयल सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया गया था ताकि नेचुरल नॉलेज को प्रमोट किया जा सके और लोगों के जानकारी के लिए एक्सपेरिमेंट और लेक्चर कंडक्ट किया जा सके। अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को देखेंगे जो कि है वॉज देयर अ यूरोपियन रेनेसा इन द 14th सेंचुरी। इस टॉपिक में हम लोग रेनेसा के कॉन्सेप्ट को फिर से समझेंगे। तो मेनली इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ये कि क्या सच में पास्ट यानी कि जब रोमन एम्पायर था तब और जब ग्रीक और रोमन ट्रेडिशन का शुरुआत हो रहा था उस समय मिडिवल एज बैरियर या ब्रेक की तरह था, और दूसरा ये कि क्या सच में इससे पहले का समय यानी कि 12th और 13th सेंचुरी एक डार्क एज था। तो आज के एक राइटर पीटर बार्क जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि बखाट ने 5th से 14th सेंचुरी और 15th सेंचुरी के बाद के टाइम पीरियड के बीच बहुत ही बढ़ा चढ़ा के डिफरेंस को बताया है रेनेसा जैसी टर्म को यूज करके, जिसमें ये कहा गया था कि ग्रीक और रोमन का रियल कल्चर का शुरुआत 14th सेंचुरी से हुआ था। पर ऐसा कुछ नहीं था बल्कि पिछले सेंचुरीज यानी कि डार्क एज के स्कॉलर्स भी ग्रीक और रोमन के कल्चर को जानते थे और रिलीजन लोगों के जीवन का एक इम्पोर्टेंट भाग था। और ये कहना कि रेनेसा के टाइम पीरियड में बहुत से डेवलपमेंट और आर्टिस्टिक क्रिएटिव किया गया था पर मिडिल एज एक डार्क एज था जिसमें कि कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया। और ऐसा हम लोग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इटली में रेनेसा से जुड़े बहुत से एलिमेंट 12th और 13th सेंचुरी में भी पाए गए थे। और कुछ हिस्टोरियंस का तो ये भी कहना है कि 19th सेंचुरी में भी फ्रांस में इस तरह के बहुत सारे लिटरेसी और आर्टिस्टिक रचनाएं मिले थे। यूरोप में आए इस समय कल्चरल चेंज में सिर्फ रोमन और ग्रीक के क्लासिकल सिविलाइजेशन का हाथ नहीं था, लेकिन हाँ जो भी आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेसी सामान मिले थे रोमन कल्चर के दौरान वो प्रशंसा करने वाली चीज है। पर एशिया के लोगों के पास टेक्नोलॉजिकल और काम करने का स्किल रोमन और ग्रीक की तुलना में ज्यादा डेवलप्ड था। वर्ल्ड का ज्यादातर भाग भी एक दूसरे से अब कनेक्टेड हो रहा था और साथ ही नेविगेशन यानी कि समुद्री यात्रा करने का न्यू टेक्नोलॉजी आ रही थी जिसकी वजह से लोग अब ज्यादा दूर तक जा सकते थे। पर जब इस्लाम एक्सपेंड हो रहा था और मंगोल अलग अलग क्षेत्र को जीत रहे थे तभी एशिया और नॉर्थ अफ्रीका यूरोप से जुड़े, पर पॉलिटिकली नहीं बल्कि ट्रेड और लर्निंग स्किल की वजह से। कुल मिला के इतना बताया गया है कि यूरोप ने सिर्फ ग्रीक और रोमन से नहीं बल्कि अरब, ईरान, सेंट्रल एशिया, इंडिया और चाइना से भी नॉलेज को गेन किया था। इस समय जो भी इम्पोर्टेंट चेंजेस हुआ उसमें धीरे धीरे प्राइवेट और पब्लिक ये 2 कॉन्सेप्ट आने लगे, जिसमें पब्लिक का मतलब था गवर्नमेंट और फॉर्मल रिलीजन से जुड़े हुए एरिया और प्राइवेट का मतलब था फैमिली और पर्सनल रिलीजन से जुड़े हुए एरिया। अब एक व्यक्ति का 2 रोल होता था, पब्लिक भी और प्राइवेट भी। इस समय का एक और इम्पोर्टेंस ये था कि अब लैंग्वेज के बेसिस पे यूरोप में अलग अलग एरिया अपना पहचान बना रहा था।
पहले जहां यूरोप रोमन एम्पायर द्वारा, बाद में लैटिन लैंग्वेज और क्रिश्चियन द्वारा यूनाइट था, अब वो अलग अलग स्टेट में बट रहा था और हर स्टेट का एक कॉमन लैंग्वेज होता था। इसके साथ ही हमारा ये वाला वीडियो खत्म होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।